बच्चों पहले हम इसमें बात करते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो समझ लीजिए कि अगर एक छोटी कक्षा का बच्चा बड़ी कक्षा में जाकर बैठ जाए तो उसको बहुत जोर आने वाला है, और एक बड़ी कक्षा का बच्चा अगर छोटी कक्षा में चला जाए तो उसको कोई जोर नहीं आएगा, वो अपने ज्ञान का उत्सर्जन करेगा। यानी अगर हम कम शब्दों में कहें तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो निम्न कक्षा से कहाँ जा रहा है, उच्च कक्षा में जा रहा है, निम्न से उच्च कक्षा में, तो उसे ऊर्जा का अवशोषण करना होता है। और अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो उसे ऊर्जा का उत्सर्जन करना होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, और यही आपको परमाणु मॉडल नील्स बोर कह रहा है। चलो बात करते हैं। वैज्ञानिक नील्स बोर के अनुसार परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो ये क्या करेगा बच्चों? सीधी सी बात है, अगर हाई क्लास से डाउन क्लास में आएगा तो क्या होगा? एनर्जी का उत्सर्जन होगा, एमिशन होगा। और तथा निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करता है तो यह ऊर्जा का क्या करता है बच्चों? अवशोषण करता है। तथा इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो ये भी इसके कंडीशन है। तो ये हो गया हमारा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब हम बात करते हैं इसके जो मुख्य अभिगृहित हैं। अभिगृहित को हम कह सकते हैं परिकल्पना। तो ये आप मान कर चलिए कि एग्ज़ाम में 101% आती हैं कि नील्स बोर के कोई 2 मुख्य अभिगृहित लिखिए। हम यहाँ 3 पढ़ने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इनको समझना है। देखिए पहला जो है उसमें क्या होता है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जैसा कि प्रश्न रदरफोर्ड के टाइम में भी आया था कि अगर लगातार चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम होगी तो ऊर्जा का क्या होगा? उसको ऊर्जा और चाहिए। अब वो ऊर्जा कहाँ से लाएगा? तो ये बातें रदरफोर्ड मॉडल नहीं समझा पाया था। नील्स बोर ने इसका स्पष्टीकरण दिया। आपको ध्यान है बच्चों कि अगर कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घूम रही है, कोई कण है और वो वर्ताकार पथ में घूमता है, तो उसको वर्ताकार पथ में घूमने के लिए आवश्यक एक बल जो होता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ध्यान रखना, किसी वस्तु को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं या चलो बाइक चला रहे हैं, तो जैसे अगर कोई मोड़ आती है, मोड़, तो आप देखते हैं कि ब्रेक लगाने पड़ते हैं, हल्के ब्रेक लिए, और फिर आप उस मोड़ को आसानी से घूम जाते हो। सोचो अगर ब्रेक नहीं लो तो क्या होगा? तो हम वर्ताकार पथ में नहीं घूम पाते हैं। वो एक अलग कंडीशन होती है कि हम बिना ब्रेक लगाए गाड़ी को घुमा रहे हैं। वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं, कुछ सेफ स्पीड होती हैं, उनकी हम बात नहीं करें। लेकिन क्या होता है, वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए एक बल क्या होता है? हमेशा रिक्वायर होता है। तो उसी प्रकार से नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहा है, और नाभिक में कौन है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है कि वर्ताकार पथ में घूम रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में तो लग रहा है कौन सा बल? कूलॉम बल या विद्युत बल। तो ये जो विद्युत बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल है, तो अब ये जो बल लगेगा कूलॉम बल, ये इसको कहीं ना कहीं अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। अभिकेंद्रीय बल का मतलब mv²/r, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल होता है किसी वस्तु को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक बल होता है अभिकेंद्रीय बल, और इसका सूत्र होता है mv²/r। m कण का द्रव्यमान, v वेग, r पथ की त्रिज्या, वर्ताकार मोड की त्रिज्या। तो इसी प्रकार से हम ये बात करते हैं कि वर्ताकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यानी कूलॉम बल हम इसे कह सकते हैं, उससे इसको प्राप्त होता है। समझ गए? तो ये इसकी क्या थी? प्रथम परिकल्पना थी। अब इस परिकल्पना को गणितीय रूप दिया गया। तो गणितीय रूप देखो क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र हमें याद है, mv²/r होता है, बराबर k q1 q2/r²। ये होता है कूलॉम नियम से फोर्स का सूत्र। तो देखो k की जगह हम लिख सकते हैं 1/4πε0। q1 पहला आवेश, नाभिक का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, बट्टा बीच की दूरी r²। अब
ये तो यहाँ लिखा हुआ है जेड ई बटा आर स्क्वायर और ये गुणा में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको देखो एक आर से एक आर कट करना चाहो तो कर सकते हो, तो एम वी स्क्वायर बचेगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो ये तो यहाँ से याद कर लीजिए और चाहिए जो रेड बॉक्स आपको दिख रहा है इसको याद कर लीजिए। ये क्या होगी, नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना का गणितीय सूत्र हो गया जो आगे हमारे इसी वीडियो में काम आने वाला है। ओके, दूसरे टर्म्स की बात करें और सबसे ज़्यादा ये काम में भी आती है, बार बार ये रिपीट होती रहती है आपके सामने और वही हम बताएंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। देखिए कोणीय संवेग का मतलब होता है L बराबर mv/r। mv को आप जानते हैं क्या होता है, p और l, यानी रैखिक संवेग जो होता है आपका, रैखिक संवेग को हम बोलते हैं p = mv। तो ये होता है एक ही लाइन के अंदर, और अगर लाइन ऐसे घूमने लग जाए तो मोमेंटम है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक रेडियस उसको दे रहे हैं, उसको एक आप रेडियस दे रहे हो तो वो बन जाता है आपका लीनियर के लिए आपका बन जाएगा कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। लीनियर तो ये हो गया आपका, और अब किस में चला गया, ये चला गया एंगुलर मोमेंटम में। इसको कुछ बुक्स के अंदर जैसे भी लिखा जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं नील्स बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी h/2 पाई का पूर्ण गुणज मतलब n है, तो n का मतलब 1 2 3 4 अनंत तक कितना भी हो सकता है, और यहाँ आ गया mv/r, ये हो गया हमारा कोणीय संवेग। अब n का मान हो गया 1 2 3। तो यह नील्स बोर की द्वितीय परिकल्पना का गणितीय सूत्र है। तो ये आप मैथमेटिक इक्वेशन जरूर इसकी ध्यान में रखेंगे। नील्स बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है। तब यह आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि अगर वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो होगा ऊर्जा का उत्सर्जन। तो यह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो यह ऊर्जा का क्या करेगा, तो यह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तथा जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करता है तो अब बताओ निम्न कक्षा से कहाँ जा रहा है, उच्च कक्षा में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अवशोषण करता है। अब मैथमेटिक इक्वेशन देनी है तो उसके लिए कुछ कंसिडर कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो En2 उच्च ऊर्जा है और फिर वो चला गया En1 निम्न ऊर्जा की कक्षा में। तो सीधी सी बात है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जा रहा है तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे, हमें पता है कि फोटोन की ऊर्जा E प्रोपोर्शनल होती है व्यू आवृत्ति की, तो E बराबर होता है h व्यू। ओके, तो चलो बात करते हैं। तो उच्च कक्षा माइनस निम्न कक्षा और ऊर्जा निकलेगी फोटोन की ऊर्जा के बराबर, तो ये हो गया En2 माइनस En1 बराबर h व्यू। यह नील्स बोर की तत्व परिकल्पना का गणितीय सूत्र होता है। बोर मॉडल के आधार पर हम अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। देखिए अगर इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़े नंबर क्वेश्चन, तो वो यही होगा। इसमें आपको कक्षीय त्रिज्या पूछेगा और साथ में जोड़ देगा कक्षीय वेग, तो दोनों साथ में जुड़ कर आते हैं और प्लस में एविल की गोली की तरह काम आएगा नील्स बोर की परिकल्पनाएं। यानी पूरा प्रश्न बन जाएगा कि नील्स बोर की कोई दो मुख्य अभिगृहित लिखिए और साथ में आपसे पूछ लेगा कि कक्षीय त्रिज्या और कक्षीय वेग के व्यंजक भी आप साथ में व्युत्पन्न कीजिए। चलो बात करते हैं कि माना एक इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक से क्या कर रहा है, Rn त्रिज्या पर केंद्रित वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। तो सीधी सी बात है कि हमने मान लिया एक ये नाभिक के चारों तरफ मान लिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और त्रिज्या इस पथ की है Rn, nवीं कक्षा की त्रिज्या। तो अब पहले हम काम में लेते हैं प्रथम परिकल्पना से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम और द्वितीय दो परिकल्पनाएं गणितीय रूप से याद हैं तो हम इसको पूरा सोल्व कर देंगे। तो देखिए पहली जो परिकल्पना होती है तो उसके अंदर क्या होता है,
अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, कूलाम बल। तो अभिकेंद्रीय बल होता है mv² बटा r बराबर ये होता है k ZE और दूसरा E और बटा r²। तो देखिए रख दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे कि एक आर कट रहा है भाई, r से r कट रहा है तो इसके पास एक r बचेगा। तो mvn² बराबर kz² बटा rn, ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपके लिए। ठीक है, ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब द्वितीय परिकल्पना की बात करते हैं। तो द्वितीय परिकल्पना होती है mvr बराबर nh/2π। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, vn का मान निकाल देंगे। vn का मान निकालोगे तो m r n कहाँ चले जाएंगे, बट्टा में आ जाएंगे। तो nh/2π m r की घात नहीं r n बोलेंगे इसको, नीचे गया ना। तो ये बन गया अपनी समीकरण 2। देखो एक हो गई, दो हो गई। अब आपको कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, क्योंकि जो समस्या आनी है वो अगर हमें मैथमेटिक याद नहीं है तो आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। तो देखो हमने vn निकाला है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम समीकरण 1 भी काम में लेने वाले हैं। तो vn का मान डाल दीजिए आप किस में, अरे रख दीजिए किस में, समीकरण 1 में। तो देखो m क्या था, vn²। तो vn का ये जो मान है वो स्क्वायर के रूप में यहाँ आ जाएगा। तो n² h², उसके बाद में 2π है तो 4π², m rn है तो m² rn² बराबर, आगे सेम है। यहाँ पर उस मान क्या लिखा था, k लिखा था, k का मान हमने रख दिया 1/4π ε0 इंटू ZE² बटा rn, क्योंकि एक rn तो पहले कट हो गया था, अब यहाँ तो rn ही है। अब एक और कट हो जाएगा, ये देखो ये rn² और ये rn, और फिर हमें किसका मान निकालना है, इस rn का तो निकालना है। अब बस गुणा भाग कीजिए, कोई गलती यहाँ पर आपको करनी नहीं है। तो देखिए n² h² बटा mπ rn ZE² बटा ε0, यानी जो सीधा कट गया उसको सीधा काट दो, जो दिखते कट रहा है उसको कट कर दो। अब rn का मान निकालना है, क्योंकि rn एक इधर था, एक rn² था, एक कट गया। अब rn का मान निकालना है तो इसको रिवर्स कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो आ जाएगा ε0 n² h² ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा mπ ZE²। कई इसको पाई पहले लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख देना तो भी कोई इश्यू की बात नहीं है इसके अंदर। ये लीजिए ε0 n² h² बटा पाई पहले कर दो, तो या mπ ZE², ये हो गया। तो rn का मतलब यहाँ पर क्या है, आपको पहले ही बताया था कि nवीं कक्षा की त्रिज्या होती है। चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, और वो परिवर्तन क्या होगा कि देखो ε0 h² है, ओके, और mπ ZE² है। तो अब क्या करेंगे अपन इसमें से n² बाहर निकाल लेंगे। n² है, ये n² है, n² है, और ये बट्टा में क्या है, z है। तो इसको ये बराबर भी नहीं आएगा, इसको ऐसे करना है, आपको कॉस्टिक देना है n² बटा z। मतलब अब जैसे हम आगे वाले टॉपिक में भी यही करेंगे कि पूरा का पूरा मैटर सेट आपका, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें n और z का पद बाहर निकालना है। जैसे अपन यहाँ पर पद बाहर निकाल दिया, ये बराबर नहीं है, आपको लिखना है यहाँ पर n² बटा z। ओके, तो अब ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी nवीं कक्षा की त्रिज्या का सूत्र। ये तो पूरा सूत्र आ गया, यानी आपको व्यंजक तो यही निकालना था। अब अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन के लिए निकालिए, तब आपको ये n² बटा जो z है ये आपके काम आएगा। कैसे आएगा वो चलो अपन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो मान आप देख रहे हैं भाई, इसको अलग निकालने का कारण क्या है, वो यही है कि ये सारे मान क्या होते हैं, अचर पद होते हैं, यानी जिनके मान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और केवल ये मान कक्षा के अनुसार या तत्व के अनुसार बदल सकता है, लेकिन ये मान सारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो हम केवल पहले इन फिक्स मानों की बात कर लेते हैं। तो फिक्स मानों के लिए देखते हैं इनको। तो देखो H परमाणु के लिए, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए, आपको पता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है हाइड्रोजन का वो कितना होता है, 1 होता है। तो n बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, z बराबर 1 हो गया, यानी हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की बात कर रहे हैं, और वैसे भी उसमें कक्षा प्रथम ही होगी। अब तो जो मान हमने बात की थी किसके, मैथमेटिक की, क्योंकि देखो यहाँ क्या था, n² बटा z था, तो उसका मान तो क्या हो गया, उसका मान n का भी 1 हो गया और z का भी 1 हो गया। तो अब बोर त्रिज्या का व्यंजक a0 किसे कहते हैं, ये जो अचर पद जो आपको प्राप्त हो रहे हैं उनके मान को क्या कहते हैं, a0 कहते हैं। अब इसमें देखो ε0 का मान आपको अच्छे से याद है, 8.85 गुणा 10 की घात -12, h का मान भी आपको पता है 6.626 गुणा 10 की पावर -34 का होल स्क्वायर, m
9.1 गुणा 10⁻31 kg है, पाई 3.14 है, ई स्क्वायर 1.6 गुणा 10⁻19 का होल स्क्वायर। देखो सारे मान फिक्स है, और फिक्स है तो इसका मान भी आपको फिक्स वाला भी याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड कक्षा की जो त्रिज्या है उसका आंसर आपको सीधा याद करना है, ताकि गुणा भाग में आपकी समस्या नहीं आए। और वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब अगर देखो वापस आ गए, ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर बटा जेड है। तो अब जहाँ हमने पहले करेक्शन किया था एन स्क्वायर बटा जेड, वहाँ जो अचर पद थे उन सब के जब में क्या रख दिया, ए नोट रख दिया, क्योंकि ए नोट का मान क्या होता है, फिक्स होता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि आर एन रिवर्स है किसके, 1/z के, तो और साथ में एन स्क्वायर अपॉन जेड के, यानी दोनों स्टेप आ गए इसके अंदर। यहाँ से अपन ले सकते हैं कि आर एन प्रपोर्शनल एन स्क्वायर, आर एन प्रपोर्शनल 1/z। ओके, तो दोनों मान आ गए, ये लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 आदि स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात निम्न होगा। देखो आपसे पूछ सकते हैं कि 1:4:9 कैसे आएगा त्रिज्याओं का, तो आप कर सकते हो कैसे कि हाइड्रोजन परमाणु है तो z का मान तो हो गया 1, प्रथम कक्षा मतलब 1 हो गया, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 1 आ गई। और अब अगर देखो फॉर्मूले में हमने क्या किया था, एन स्क्वायर बट्टा जेड, यहाँ पर आ गया ए नोट, तो एन का मान 1 कर दो, जेड का तो 1 कर रखा है, 1 कर दिया, तो ए नोट गुणा 1 का स्क्वायर। दूसरे के लिए ए नोट 2 का स्क्वायर, तीसरे के लिए 3 का स्क्वायर, ये कट गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1:4:9 क्या आ जाएगा, उनकी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा। इस प्रकार कक्षा क्रमांक बढ़ने से कक्षाओं का अंतराल बढ़ता है। जाहिर सी बात है, किसी तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज़्यादा है तो जो उसकी सेल है, जो उसके कोष है, वो भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारी त्रिज्या के बाद में बात करते हैं हम कक्षीय वेग की। तो कक्षीय वेग में फिर से लाइन, पहली लाइन कॉमन है, कौन सी, कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या कर रहा है, आयन त्रिज्या वाले पथ में चक्कर लगा रहा है, वर्ताकार पथ में। अब देखो द्वितीय परिकल्पना से, तो द्वितीय परिकल्पना से तो हमें पता है क्या आता है, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि पहले आपको यहाँ आप लिख देना प्रथम परिकल्पना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम द्वितीय भी काम में आएगी, लेकिन पहले प्रथम परिकल्पना का एक स्टेप लेना है आपको और उसको अपन यूज में लेंगे। तो प्रथम परिकल्पना से, और प्रथम परिकल्पना आपको याद है कि अभिकेंद्रीय बल mv_n स्क्वायर बटा rn बराबर kz स्क्वायर बटा rn, अभिकेंद्रीय बल बराबर कूलाम बल। अब इसमें क्या करना आपको, इसमें आपको mv_n स्क्वायर, देखो ये सोल्व हो गया, क्या बच गया, kz स्क्वायर बटा क्या आ गया, rn आ गया। ओके, और इसको हम डाल देंगे समीकरण 1। अब ये भी हमें काम में लेनी है, तो ये कैसे काम में लेनी है वो देखिए आप इसमें, कि हमें इसको भी काम में लेना है, तो ये स्टेप अपने को पहले वहाँ लिख लेनी चाहिए, या फिर चलो यहाँ कर दोगे तो भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या समझना है, और आपको वी एन का मान यहाँ से लेना है कि एन एच बट्टा में 2 पाई एम भी आ गया और गुणा में आर एन भी आ गया, और ये आ गया एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। अब देखो आर एन का मान पहले से हमें पता है, क्योंकि अभी हम जस्ट जो पहला टॉपिक सोल्व करके आए हैं उसमें अपन ने ये मान निकाला था कि ε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा पाई एम जेड स्क्वायर। ओके, अब ये मान आप यहाँ रख दो, बस समझ से ही आती है। अब अचानक ये मान आ गया तो हम सोचे कहाँ से आया, लेकिन जब आपने पहला अगर निकाल लिया, त्रिज्या सोल्व कर लिया है, तो ये मान भी आपको आसानी से याद हो जाता है। तो अब इसको आप कहाँ रखेंगे, इसको आप रखेंगे वी एन बराबर यहाँ पर एन एच बटा 2 पाई एम आर एन, लिख दिया आर एन का मान। अब सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनता है, वी एन, और जो भी सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है वो है वी एन बराबर जेड ई स्क्वायर बट्टा 2ε0 एन एच। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है कि आप जेड और एन को अलग कर लो। पहले वाले में तो क्या था कि एन स्क्वायर और जेड बाहर आए थे, इसमें देखो जेड ऊपर है और एन नीचे है, तो जेड और एन को बाहर कर दो, कॉस्ट लगा देना, बचा हुआ मान ई स्क्वायर बट्टा 2ε0 एच। फिर से देखो ई स्क्वायर फिक्स है, 2 फिक्स है, ε0 फिक्स है और एच फिक्स है, तो ये वापस क्या आ गया, एक अचर पद प्राप्त हो गया।
तो बात करें हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो Z का मान 1, N बराबर 1, तो यहाँ पर क्या था, Z बटा N था, दोनों का मान 1 1 कर दिया, तो 1 बटा 1 1 हो गया। चलो बच गया क्या, ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर मान हमें पता है 1.6 गुणा 10⁻19 का होल स्क्वायर, 2ε0h, 2ε0 का मान ये आ गया यहाँ तक 8.85 गुणा 10⁻12, और h का हो गया 6.626 गुणा 10⁻34। अब इसको सॉल्व कर देंगे, और एज ए जनरल साइंस आपको कक्षीय त्रिज्या भी याद रखनी है और कक्षीय वेग भी याद करना है, याद रखना है 2.186 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसमें ये आ गया अपना प्रकाश के वेग का 137वां भाग, और वी एन समानुपाती जेड, और साथ में 1/n के भी क्या है, समानुपाती है। अब जो कांस्टेंट पद है, अचर पद है, उनकी वैल्यू तो आगे 2.18 गुणा 10⁻6। अब दो करना क्या होता है, करना ये है आपको कि वी एन बराबर जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो, और साथ में आपको पता है जेड बटा एन। अब क्या करना है, जेड का मान तो 1 करना है, और एन का मान पहले 1 करना है, फिर आपको 2 करना है, फिर आपको 3 करना है, तो ये आपके मान उसमें आते जाएंगे। और आप देखिए जैसे जैसे भाई आपके कॉस बढ़ रहे हैं ना, दूरी बढ़ रही है, तो स्पीड भी क्या हो रही है। इस प्रकार कक्षा क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कक्षीय चाल भी क्या होती है, घट रही है। तो इस प्रकार से चाल क्या हो क्या हो जाएगी, उसमें घट जाएगी। चलो तो ये हमारा क्या हो, कक्षीय वेग हो गया। अब देखो विशेष की बात करते हैं। विशेष के अंदर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग है, ओके, निर्वात में प्रकाश की चाल Vn और C दोनों का जो अनुपात है वो कहलाता है सूक्ष्म संरचना नियतांक, और इसका मान C/137, और C से आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/137, और इसमें भी सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7.29 गुणा 10⁻3, और मात्रकहीन, क्योंकि वेग से वेग का मात्रक कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कक्षीय आवर्ती की, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती की। बिल्कुल सरल सी बात है, अगर मैं कक्षीय त्रिज्या और कक्षीय वेग ध्यान है तो ये बिल्कुल आसान है। कैसे कि आवर्ती होती है आवर्तकाल का उल्टा, ओके। अब आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कौन सी, वर्ताकार पथ में दूरी, और चाल हो जाएगी अभी हम निकाल कर आए कक्षीय वेग। तो देखो इसमें Rn भी आ गया, त्रिज्या भी आ गया, और वेग भी आ गया। अब ये आपको यहाँ रखना है, ये रखकर ये ऊपर जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ये लीजिए रख दिया, रखने बाद ये ऊपर चला गया। अब देखो 1/2 पाई, और अब आपको मान रखने, ये मान तो किसका है, ये तो आ गया Vn के लिए, ये मान किसके लिए आ गया, Rn के लिए। अब इसको जो आपकी काटपीट होती है वो कर दीजिए, और करने के बाद में फ्रीक्वेंसी का जो मान आएगा, ये पूरा सोल्व करने के बाद जो हमारा मान आ रहा है वो है mz² E4 4ε0² n³ h³, और nवीं कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की आवर्ती Fn यहाँ पर अपने शो की गई है। तो फाइनल आंसर me4 4ε0² h³। तो ये एक कांस्टेंट पद हो गया, z² बटा n³ यहाँ पर चेंज होते रहेंगे तत्व के परमाणु क्रमांक और तत्व के जो कॉस है उनकी संख्या के आधार पर। तो nवीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की आवर्ती का सूत्र आपके सामने है। अब हम बात करते हैं बोर मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात करते हैं कि कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में, सीधी सी बात है, उसमें एक तो होती है गति ऊर्जा और एक उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। गति ऊर्जा होगी और साथ में क्या है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब इन दोनों के योग के बराबर होती है, दोनों के योग के बराबर होती है। तो गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, आपको करना क्या है, गति ऊर्जा होती है 1/2 mv², ओके, और स्थितिज ऊर्जा होती है k q1 q2 बटा 1r, सिंगल r स्क्वायर मत कर देना। तो ये, तो देखो ये मान तो कहाँ से आ जाएगा, mv² का, ये आपके आ जाएगा, आप निकाल सकते हो mv² का जो अपनी नील्स बोर की अभिकृत है वहाँ से, और फिर सोल्व कर देंगे, और ये अपन सीधा रख देंगे q1 का ze, q2 का e, 1/4 पाई ε0, ये हो गया k का, और बटा r है। चलो देखते हैं। तो kn गति ऊर्जा का आपको पता है 1/2 mv², ओके। तो mv² तो प्रथम परिकल्पना कहती है कि mv² बटा r होता है ना, तो इस r से ये r कट जाएगा, तो यहाँ तो r बचेगा नहीं, तो mvn² बराबर kz² बटा r है, ओके। अब हमें पता है
के एन जो है, के एन देखो ये एम वी स्क्वायर हो गया। अगर एम वी स्क्वायर के अगर अपन एम ए बटा 2 लगा दे तो क्या ये गतिज ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन गया है, तो बनना क्या बन गया। तो 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, के जेड स्क्वायर बटा आर एन। ये लीजिए 1/2 लगा दिया अपन ने। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब इसको के एन बराबर के जेड स्क्वायर बटा 2 आर एन गुणा हो गया ना। चलो अब के प्लस जेड ई माइनस ई बटा आर एन, ये अपनी क्या हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ओके, आर एन स्क्वायर मत करना गुलाम के नियम की तरह कि आप आर स्क्वायर लगा दो, ऐसा नहीं करना है, सीधा एक याद रखनी है। सोल्व करते हैं, माइनस के जेड स्क्वायर बटा आर एन। अब समीकरण 1 में के एन और यू एन दोनों का मान रख देते हैं। दोनों का मान रखते हैं तो देखो ई एन बराबर के जेड स्क्वायर बटा 2 आर एन माइनस के जेड स्क्वायर बटा आर एन। इसको हम सोल्व करते हैं क्योंकि देखो प्लस ये माइनस, यहाँ माइनस आ गया ना, तो यहाँ भी क्या आ गया, माइनस आ गया। लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे तो ये भाई 1/2 प्लस में ये माइनस में 1 है तो माइनस का आधा बचेगा, के जेड स्क्वायर बटा 2 आर एन। या आप लघुत्तम ले लो 2 आर एन, कितनी बार जाएगा, एक बार। ओके, माइनस ये जाएगा 2 बार 2 के जेड ई स्क्वायर, तो क्या बचेगा, माइनस का के जेड ई स्क्वायर बटा 2 आर एन माइनस के जेड स्क्वायर बटा 2 आर एन। ओके, अब के का मान तो आपको पता ही है, लेकिन चलो के के मान से पहले आप एक काम कीजिए, आर एन का मान लीजिए और आर एन का मान आपके सामने है। तो आर एन का मान आपने रख दिया, के का मान भी आप यहाँ पर रख दो और फिर आप इसको पूरा सोल्व कीजिए, आराम से कीजिए और जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए और कटने के बाद देखते हैं जो भी आपका मान आएगा वो इसमें आ जाएगा। ई एन बराबर माइनस एम जेड ई 4 बटा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ई एन क्या है यहाँ पर, ये एनवीं कक्षा में ऊर्जा का मान है। तो फाइनल बन गया, तो माइनस एम ई 4 बटा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, और भाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर बच गया क्या, जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर को आप कोष्टक में डाल देना और ये आ जाएगा, ये सारे अचर पद इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक आपको प्राप्त हो गया। तो ई एन का जो मान है वो आपके सामने है। ये जो मान है बच्चों को किस में है, वो जूल में होता है। अब जूल में होता है तो हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात की जाए तो जेड और एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। भाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड एक हो गया, एन का मतलब भी क्या हो गया, एक हो गया, तो दोनों हट गए, ये मान आपके सामने आ गया। अब इस मान को हम देखते हैं, एम का मान रख दिया 9.1 गुणा 10⁻31 kg, और एम के बाद में 1.6 गुणा 10⁻19 की घात कितनी है, 4 है, यानी E4। ओके, तो E4 करते हैं, E4 हो गया, फिर 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, और ये अपना हो गया प्लांक नियतांक का स्क्वायर। ओके, सोल्व करने पर ये आ गया जूल में। अब ये जूल में आ गया। अब पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, पूरा फॉर्मूला अचर पद को आपने सोल्व कर लिया, सोल्व करने के साथ में गुणा जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर हो गया। अब जूल को बदल दो ईवी में, और आपको पता है जूल को ईवी में बदलेंगे तो 1.6 गुणा 10⁻19 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अपन इसको भाग देते हैं, यानी इस मान में भाग देना है 1.6 गुणा 10⁻19 का, तो ये आ जाएगा अपना -13.6 ईवी और फाइनल आंसर। और यही आपको याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर आपको यही काम आने वाला है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या में आपके यही काम आएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर ईवी में। अब देखो एच परमाणु के लिए बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया, एक। प्रथम कक्षा के लिए एन की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 रख दो इसके अंदर, तो 1/1 हट गया, क्या बच गया, -13.6 ईवी। तो यह एच परमाणु की क्या होती है, मूलतम अवस्था होती है। द्वितीय कक्षा के लिए बात करें, 2 का भाग दो इसके अंदर, तो ये हो गया 4, ये आ गया -3.4 ईवी। अब तृतीय कक्षा की बात करें तो क्या करें, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, भाग दे दिया -1.51 ईवी। चतुर्थ कक्षा की बात करें तो 4 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 16, -0.85 ईवी। और पंचम कक्षा के लिए बात करें तो वापस से फिर से देखते हैं इसमें, पंचम कक्षा के लिए हो गया 25, भाग दिया -0.544 ईवी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं लास्ट अगर अनंत तक जाते हैं तो यह आता है 0 ईवी।
तो ये आ गया अपनी ऊर्जाओं के मान। और ये जो माइनस चिन्ह है वो इस बात को दर्शा रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या है, आकर्षण बंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो माइनस चिन्ह हम वहाँ पर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए हमें इतनी ही धनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जितना माइनस अट्रैक्शन लगा हुआ है, भाई कोई गुलाम है, गुलाम का मतलब क्या होता है कि उसको नेगेटिव में कितनी एनर्जी उसको दी हुई है, अब उसको उतना पॉजिटिव अगर दे दिया जाए तो वहाँ से वो क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो बच्चों इस खास वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, कक्षीय त्रिज्या, आवर्ती और साथ में ऊर्जा, इन बड़े बड़े टॉपिकों की बात की है। तो बच्चों इन टॉपिकों को कॉपी में लिख कर आप खुद सॉल्व करना, बिल्कुल आपके आराम से समझ में आ जाएगा। और अब इन टॉपिक के बेस पर जो एनर्जी के जो फॉर्मूले हैं उनसे हम आगे परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।